नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस ये जो है स्टॉक मार्केट एनालिसिस का एक टाइप है, तो वो हम लोग देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस देखा था, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी थी। आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। ये टोटल अलग तरह का एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस के कंपैरिजन में। तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस जो है इसमें एक 3 टाइप होते हैं: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो मोस्टली लोग टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस ये दोनों पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, दोनों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। Fundamental analysis is a method of evaluating a company's intrinsic value by examining its financial, management, industry and economic factors। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि कंपनी का रियल वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं बाय एग्जामिनिंग कंपनी के जो फाइनेंशियल्स रेशोज़ रहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस वगैरह जो आता है, तो वो फाइनेंशियल चेक करके एग्जामिन करते हैं उसके रियल वैल्यू। मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट का गवर्नेंस कैसा है, उसके विजन कैसे है, उसके प्रीवियस उनके डिसीजंस कैसे रहे हैं, कंपनी कैसे चलाते हैं, तो ये मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट को इवेल्युएट करते हैं। इंडस्ट्री जो स्टॉक है वो कौन से इंडस्ट्री से रिलेट है, वो इंडस्ट्री एज अ होल सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है। एंड इकोनॉमिक फैक्टर, तो ये इंडस्ट्री जो कंट्री में है, जैसे कंट्री में स्टेट में है, लेट से महाराष्ट्र में या गुजरात में है या जो भी स्टेट में है इंडिया में, तो स्टेट लेवल इकोनॉमिक फैक्टर कैसे है, कंट्री लेवल इकोनॉमिक फैक्टर कैसे है, तो ये सब कंपनी के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता रहता है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में ये चीज़ें इवेल्युएट करके कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं या एग्जामिन करते हैं, और इससे वैल्यू इन्वेस्टिंग इसको भी बोला जाता है यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा एनालिसिस है। दिस अप्रोच हेल्प इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म डिसीजन बाय एस्टिमेटिंग कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो ये फाइनेंशियल, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक फैक्टर्स ये सब इवेल्युएट करके कंपनी का आगे का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा तो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कंपनी का, मैनेजमेंट का, या इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो रहा है, डिमांड सप्लाई कैसे है, तो ये सब चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग प्राइस मूवमेंट देखते हैं और उसका हिस्टोरिकल बिहेवियर कैसे था, उसमें पैटर्न्स कैसे हो रहे हैं, तो वो चार्ट और प्राइस मूवमेंट देख के हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। उसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक फैक्टर ये कंसिडर नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के 2 बड़े टाइप है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी में जो एग्जामिन कर सकते हैं वो चीज़ है, तो वो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल रेशोज़ है, तो ये सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। क्वांटिटी मीन्स क्वांटिफाई या नंबर्स में जो आता है वो। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी कैसी है, कौन सी चीज़ों की क्वालिटीज़, जैसे मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री कैसा है, इंडस्ट्री ट्रेंड कैसा है, डिमांड कैसा है, ब्रांड कैसा है, तो ये चीज़ें क्वालिटेटिव एनालिसिस में आती है। तो ये 2 मुख्य टाइप है इसके फंडामेंटल एनालिसिस के। अभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसमें अलग टाइप्स है। उसमें फर्स्ट आता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ऐसे वेरियस स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी रहता है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें इनकम स्टेटमेंट में कंपनी का टोटल रेवेन्यूज़ कितना आ रहा है, यानी उसमें
इनकम कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना होता है, मार्जिन कितना है, तो ये सब चीज़ें इसमें पता चलती है। ये इनकम स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट डिस्प्लेज द कंपनीज एसेट्स, लिएबिलिटीज एंड इक्विटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यानी ईयर एंडिंग 2023, ईयर एंडिंग 2024, 31 मार्च 2024। तो ऐसे वो टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे कंपनी का एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज़ कितनी है और इक्विटी कितनी है, तो ये चीज़ें बैलेंस शीट में आती है। जो फाइनेंशियल, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसे है, तो उससे हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, पता चल सकता है। तो बैलेंस शीट ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का, और इनकम स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, तो इसमें कैश इनफ्लोज कितना है, कंपनी में कैश कितना आ रहा है, एंड कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, कंपनी से बाहर कैश कितना जा रहा है। तो प्रोवाइडिंग इसका यूज जो है, तो कंपनी की लिक्विडिटी कैसे है, उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसा है, तो ये इससे हम लोग पता चलता है कि कैश फ्लो इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज, इससे कंपनी का लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यदि कैश फ्लो ठीक नहीं होगा तो कंपनी ऑपरेट नहीं कर इफ़िशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पाएगी, या उसको जो भी डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट लगता है उसमें दिक्कत हो जाएगी, या उसके जो पेमेंट करना है तो वो नहीं रहेगा। तो ये कैश फ्लो मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रहती है कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो सब पता चलता है। तो ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट लॉस भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। बैलेंस शीट में कंपनी का एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी कितना है वो पता चलता है। कैश फ्लो से इनफ्लो आउटफ्लो कैश का पता चलता है, यानी उसका लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है। अभी देखेंगे डिफरेंट फाइनेंशियल रेशोज़, ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। तो फाइनेंशियल रेशोज़ में सम वैल्यूएशन रेशोज़ देखते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग्स मीन्स शेयर का जो प्राइस है और कंपनी का अर्निंग्स कितना हो रहा है, तो कितने टाइम्स में है, तो प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स, तो इसको प्राइस टू अर्निंग रेशो बोलते हैं। प्राइस टू बुक रेशो, तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस क्या है और बुक वैल्यू क्या है, तो प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू, तो उसको प्राइस टू बुक वैल्यू बोलते हैं। प्राइस टू सेल्स, सेम, प्राइस डिवाइड बाय सेल्स, टोटल सेल्स कितना है कंपनी का पर्टिकुलर ईयर में, तो वो हिसाब से उसका प्राइस टू सेल्स रेशो कितना है। तो ये मदद करता है कंपनी के एसेट जो है ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो एग्जामिन करने के लिए, उसका पता चलने के लिए कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, उससे पता चलता है। ये वैल्यूएशन रेशोज है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ग्रॉस मार्जिन कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई बोलते हैं उसमें, यानी आप लोगों ने इक्विटी में जो पैसा लगाया है तो उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आरओई मिलेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगी, कंपनी डिविडेंड पे करेगा, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। इससे पता चलता है कि कंपनी हाउ इफ़ेक्टिवली अ कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट, तो कंपनी प्रॉफिट कितना इफेक्टिवली जनरेट करते हैं, तो ये ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, इससे पता चलता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल रेशो है इफ़िशिएंसी रेशो। एसेट टर्नओवर कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, इन्वेंट्री कम है या फटाफट मूव हो रहा है तो वो अच्छा है, तो इससे इफ़िशिएंसी कैसे कंपनी की वो पता चलता है। लिक्विडिटी रेशोज़, करंट रेशो कितना है, क्विक रेशो कितना है, ये कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो भी है वो कंपनी कैसे संभाल रही है, इससे पता चलती है लिक्विडिटी रेशो से। सॉल्वेंसी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो है ये कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में पता इंफॉर्मेशन देती है। इंटरेस्ट कवरेज, तो इंटरेस्ट कितना है देना है, तो ये सॉल्वेंसी रेशो में है। तो दीज आर द फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट रेशोज़ विच इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। आगे देखते हैं कंपनी एनालिसिस। अभी कंपनी एनालिसिस ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है। तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसे है, लीडरशिप कैसे है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है, प्रीवियस
डिसीजंस कैसे लिए, कंपनी का विजन कैसा है, और ये मैनेजमेंट के डिसीजंस कैसे हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है फंडामेंटल एनालिसिस का। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स कैसे चालू है एज अ ओवरऑल इंडस्ट्री, कंपटीशन कैसे है ये इंडस्ट्री में ही, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे है। तो इंडस्ट्री का ग्रोथ अभी कैसे हो रहा है एज अ ओवरऑल इंडस्ट्री। तो स्टॉक जो भी इंडस्ट्री में होगा तो वो इंडस्ट्री लेवल पे उसका कैसे कंपटीशन है, उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसका ट्रेंड कैसे होता है, तो वो भी एनालिसिस होती है। तो नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है, उसका मार्केट डिमांड कितना हो रहा है, और उसमें इनोवेशन R&D क्या क्या हो रहा है। तो न्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या जो भी फॉल्ट्स प्रीवियस सर्विस में या प्रोडक्ट में थे तो वो कैसे रिमूव करके नया सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट और सर्विसेज एनालिसिस से होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का जो पार्ट है उसका ही एक टाइप है कंपनी एनालिसिस में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट USP बोलते हैं जिसको, कि हर एक कंपनी का या इंडस्ट्री का USP क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, और यानी ये डिफरेंशिएटर या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं उसको। एंड बैरियर टू एंट्री, तो ये मार्केट में एंट्री करने के लिए इसका क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ये इससे कंपनी एनालिसिस होता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री और एक सेक्टर की कंपनी दूसरे कंपनी सेक्टर के कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टील मेटल सेक्टर में स्टील प्रोडक्ट करने वाली कंपनी लेट्स से टाटा स्टील है, और टाटा की ही TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, और टाटा स्टील जो है मेटल सेक्टर में है। तो दोनों इवन इफ टाटा की कंपनी है, दोनों कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है, यानी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री टाइप में या एक ही इंडस्ट्री सेक्टर में दो कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं जिसका बिजनेस मॉडल सेम है। तो इसलिए कंपनी एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस का टाइप है। इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, ग्रोथ, कंसोलिडेशन, डिसरप्शन, इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो हम लोगों ने कंपनी में देखा है। मार्केट साइज़, इंडस्ट्री का मार्केट साइज़ क्या है, करंट और पोटेंशियल, आगे जाके क्या नेक्स्ट 5 साल में 10 साल में कैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव होने वाले हैं। तो ये सब मार्केट साइज़ पे डिपेंड है। और कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट पोजीशन क्या है। अभी एक ही इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज़ का मार्केट पोजीशन, मैक्सिमम शेयर किसका है, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का, वीकनेस क्या है, वो क्या एडवांटेज प्रोवाइड करती है कस्टमर को। तो इंटर इंडस्ट्री कंपनी का मार्केट पोजीशन कैसा है, उसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, तो और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो ये SWOT एनालिसिस रहता है, वो भी एक एनालिसिस कंपनी या इंडस्ट्री का करना चाहिए। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस का एक टाइप है। इकोनॉमिक एनालिसिस, तो कंपनी जो भी एनवायरनमेंट में काम करती है, जैसे मैंने बताया स्टेट जो कौन से स्टेट में है, कौन से कंट्री में काम कर रही है कंपनी, या बाहर के कंट्रीज़ में भी काम करती है, तो वहाँ के इकोनॉमिक फैक्टर जो भी है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, GDP, वो कंट्री जो कंट्री की कंपनी है तो वहाँ पे GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP ग्रोथ कैसा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है, उसके इंटरेस्ट रेट कहाँ पे कैसे है वहाँ पे, यानी बोरोइंग के लिए उनको कितना पे करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन यदि ज़्यादा है तो डिमांड पे डिफरेंस पड़ेगा उसका, या इंटरेस्ट रेट पे डिफरेंस पड़ेगा। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंडर आता है, और वो भी एनालाइज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, माइक्रो मीन्स सप्लाई एंड डिमांड कैसे है, मार्केट सेंटिमेंट कैसे है, दिस इज़ माइक्रो एंड दिस इज़ मैक्रो। तो ये इकोनॉमिक एनालिसिस होते हैं, तो इसका इवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अलग अलग टूल्स कौन से हैं। जैसे फाइनेंशियल डेटाबेसेस है, ब्लूमबर्ग, थॉमस रूटर्स, ये ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस जो है कि जो स्टोर करके इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, और वहाँ से आपको फाइनेंशियल एनालिसिस का मिल सकता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री का या कंपनी का। कंपनी रिपोर्ट्स,
एवरी कंपनी इज़ पब्लिशिंग देयर रिपोर्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस। तो कंपनी के वेबसाइट पे या सेबी एक्सचेंजेस के इस पे कंपनी के इंडिविजुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है एनालाइज करने के लिए। इंडस्ट्री रिसर्च रिपोर्ट है, बहुत सारे कंपनी जो रहते हैं तो वो रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक बनाते हैं और उनके प्रेडिक्शन देते रहते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट हम लोगों ने देखा है, तो ये भी एक एनालिसिस टूल है। अभी देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस जो है ये कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सब एनालिसिस करके उसकी कंपनी की रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई करती है, इसलिए इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इग्नोर शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस रहते हैं, कुछ न्यूज़ आ गया है, इलेक्शन रिजल्ट आ गया है, तो ये टेम्पररी फ्लक्चुएशन रहता है मार्केट में। पर लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल यदि स्ट्रांग है, उसका रेवेन्यूज़, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन अच्छी है, तो कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इस पर मार्केट फ्लक्चुएशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। कंपनी की डिमांड या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रोथ कैसे है, उसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, तो उससे कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट भी पता चल जाता है। तो ये बेनिफिट्स और एडवांटेज है फंडामेंटल एनालिसिस के, जो टेक्निकल एनालिसिस में ये पता नहीं चलता है। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें प्राइस मूवमेंट का ही स्टडी होता है और उससे प्रेडिक्ट किया जाता है कि प्राइस कैसे मूव होगी। लिमिटेशंस अभी देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द फर्स्ट थिंग, रिक्वायर एक्सपर्टाइज इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मार्केट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट्स। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करना इतना इजी नहीं है, उसके लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट रहते हैं कंपनी के, वो एनालिसिस करते हैं ये चीज़ें, और उसको बहुत टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर्स थरो रिसर्च। सब्जेक्टिविटी, एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस। तो जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ डेटा लेके एक प्रोजेक्शन लिया जाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इतना मार्केट साइज़ है, तो ये इतना ग्रो हो सकता है, मार्केट ये रेट से ग्रो हो सकता है, तो ये कुछ अजम्पशन लेके एनालिसिस किया जाता है। और ये सब्जेक्टिव टू मार्केट कंडीशन है। जैसे कोरोना के पहले लेट्स से 2019 या 2018 में किसी ने सोचा नहीं होगा कि मार्केट इतना चेंज हो जाएगा 2020 में, कोरोना के बाद में। तो ये बहुत सारे सब्जेक्टिव टू ये एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस है। तो अजम्पशंस ये एक बॉलपार्क फिगर लेके एक अजम्पशन किया जाता है और उसके बेसिस पे एस्टिमेट्स किए जाते हैं आगे के। तो ये लिमिटेशंस है फंडामेंटल एनालिसिस के। तो फंडामेंटल एनालिसिस प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस से ही कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और रियल वैल्यू आइडेंटिफाई की जाती है। बाय एग्जामिनिंग फाइनेंशियल, management, industry and economic factor, investor can make informed decision about his investments। तो ये कंक्लूजन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आई वुड लाइक टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।